तो जो आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है समास। इसको समझते जाइए। देखिए, जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय और अथवा उपसर्ग लगा के नए शब्द बनते हैं, प्रत्यय लगा के हम नए शब्द बनाते हैं, उपसर्ग लगा के हम नए शब्द बनाते हैं, इसी तरह से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनते हैं और शब्द निर्माण की इसी विधि को हम समास कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, विश्राम प्लस ग्रह विश्राम ग्रह, विश्राम के लिए ग्रह। इस परिभाषा को एक बार और समझ लीजिए। परिभाषा समास की यहां से शुरू होती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं, शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया को या इसी विधि को हम समास कहते हैं। ये दो शब्द हो गए, एक विश्राम और एक ग्रह, मिला के विश्राम ग्रह हो गया। और अब जब हमने इसका विग्रह किया तो विश्राम के लिए ग्रह। अब इसमें तीन परिभाषाएं आपको मुख्यतः समझनी है, उसके बाद फिर आप समास पूरी तरह से समझ जाएंगे। दूसरी परिभाषा है आपकी समस्त पद। समस्त पद किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है। समास हमने क्या किया, हमने विश्राम के लिए ग्रह, इसको हमने जोड़ दिया, हमने विश्राम ग्रह बना दिया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग से लिख दिया है। ये आपका समस्त पद है। तो समास करने के पश्चात जो नया शब्द बना उसे समस्त पद यानी कि सामासिक पद कहते हैं। जैसे ये जो विश्राम ग्रह है ये समस्त पद है। एक और एग्जांपल देख लो, अपने आप पर बीती, आप बीती, ये समस्त पद है। ये आप बीती जो है ये समस्त पद है, ये समास है। ये विश्राम ग्रह ये समास पद है, ये समास है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, जो मैंने अभी आपको समझाई कि ये विश्राम के लिए ग्रह ये आपको दिया गया, आपने इसको समास बनाया, यानी इसको संक्षेप किया इसका, बस यही समास है, यही समस्त पद है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को हम समास कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या थी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उसी शब्द निर्माण की इस विधि को हम समास कहते हैं। आई होप कि आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब विग्रह। समस्त पद के दो पद हैं बच्चों, ये देखो, आप बीती एक पद ये है, एक पद ये है। विश्राम ग्रह एक पद ये है, एक पद ये है। ठीक है। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। हमने यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया, दो पदों को, इसमें बीच में हमने ये एक अपना कारक चिन्ह जोड़ दिया, कारक चिन्ह जोड़ के हमने इसको अलग अलग कर दिया, यही विग्रह है। विग्रह मतलब अलग करना। तो जैसे गंगा जल ये समस्त पद है और फिर इसमें दो पद है, एक गंगा है और एक जल है। अब इसका विग्रह होगा गंगा का जल। विग्रह यानी कि तोड़ना। लेकिन हमने तोड़ा कैसे, उसको हमने ग्रामेटिकली तरीके से तोड़ा, हमने बीच में एक विभक्ति चिन्ह लगा दिया, बस। तो इसी को कहेंगे विग्रह। तो अब हमारे पास तीन डेफिनेशन आ गई। समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। अब ये छोटा सा मैंने ये छोटा सा मैंने आपके लिए नोट तैयार किया है। देखिए, संस्कृत में एक धातु है अस, ठीक है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको मैंने सिर्फ आपको समास क्या है, आपको मन में आएगा कि समास एक्चुअली है क्या, तो उसको समझाने के लिए बस मैंने ये आपको, ये समझ लीजिए इसको एक बार। संस्कृत में एक धातु है अस और इसका अर्थ है संक्षेप करना। संक्षेप करना यानी कि छोटा करना। अब इसमें सम उपसर्ग जुड़ा तो समास का अर्थ हो गया संक्षेपीकरण। ये समास आपको दिख रहा है, ये पीछे इसमें अस धातु है, अस, और इधर ये सम। अस संस्कृत की धातु है, इसका अर्थ है संक्षेप करना, और इसमें सम उपसर्ग जुड़ गया, इसका अर्थ हो गया संक्षेपीकरण। ठीक है। अब प्रत्यय उपसर्ग आपको पता है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, प्रत्यय आपको पता है कि जिस तरह से ये धर्म है शब्द है, इसमें एक जुड़ है धार्मिक होता है। उपसर्ग आपको पता है, जैसे ये खूबी है, इसमें बार जुड़ गया तो ये बखूबी हो गया। तो ये आप समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। आप ये भी अपनी परिभाषा में लिख सकते हैं। ठीक है। अब कुछ विशेष बातें हैं जो आपको समझनी है, वही समझ लीजिए। इसमें आपको पहली है, समास के लिए दो पद होने आवश्यक है। ये हमने देख लिया कि समास के लिए दो पद होने आवश्यक है। दूसरा, दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि जब समास पद बनते हैं तो ये दोनों पद जो है मिलके एक रूप धारण कर लेते हैं।
अब अगला देख लो, समास पद के प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। हम प्रथम पद भी कह सकते हैं, वैसे पूर्व पद भी कह सकते हैं, द्वितीय पद भी कह सकते हैं और उत्तर पद भी, यानी द्वितीय पद और उत्तर पद एक ही है और प्रथम पद और पूर्व पद एक ही है। ठीक है, अब थोड़ा एक दो पॉइंट और। दो पदों में कभी पहला पद प्रधान हो जाता है और कभी दूसरा पद प्रधान होता है और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट। फिर जब हम समस्त पद बनाते हैं तो दो पदों के बीच की विभक्ति, जब हम समस्त पद बनाते हैं, ये हमने पीछे देख लिया कि समस्त पद किस तरह से बन रहा है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो दो पदों के बीच की विभक्ति या को, से, के लिए आदि ये सब हम लगाते हैं उसमें, कभी योजक चिन्ह भी लगाते हैं कभी। फिर अब इसको एक बार और समझ लीजिए कि जब हम समस्त पद बनाते हैं तो दो पदों के बीच की विभक्ति है, को है, से है, के लिए है और तथा है और है या योजक चिन्ह है, इनका लोप हो जाता है। समास पद का मतलब यह है कि जब हम संक्षेपीकरण करते हैं, जब हम समास बनाते हैं तो इन सब का लोप हो जाता है। लोप यानी कि उसे हटा दिया जाता है, यानी कि उसको गायब कर दिया जाता है जब हम समास पद। इसके बाद आइए समास के भेद। ये जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये खाली मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिए हैं। देखिए, समास के 6 भेद हैं, सत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव, बहुब्रीहि। ठीक है, एक मैंने छोटी सी टेबल बनाई है आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में उभय यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि में अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मुझे सारी डेफिनेशन लर्न करनी है और इसमें मैं ऐसे ऐसे करके इस तरीके से कि मेरे को 3 में इसमें उत्तर पद है, इसमें उत्तर पद है, उसमें उत्तर पद है, इसमें पूर्व पद है, इसमें उभय पद यानी दोनों पद है और उसमें तीसरा पद है। इस तरीके से आप एक टेबल में एक साथ इसको लर्न कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, सबसे पहले मैंने थोड़ा टफ वाला लिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए, तो आपको बाकी आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे समझने। अव्ययभाव समास मैंने पहले लिया है। अच्छा, अव्ययभाव में एक छोटी सा पॉइंट समझ लीजिए तो आपको ये पता चलेगा कि अव्यय एक्चुअली है क्या। आपने ये 8th में ही पढ़ा होगा, 9th में ही पढ़ा होगा कि अव्यय क्या है, जिनके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि प्रतिदिन, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसके 4 प्रकार होते हैं। इसमें एक प्रकार क्रिया विशेषण है, दूसरा ये मैंने छोटे छोटे लिखे क्योंकि इनका ज्यादा काम नहीं है अभी। देखिए, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक तो अभी फिर भी एक जगह काम आएगा एक समास में, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक अभी फिलहाल इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसमें आप ये समझ लीजिए कि 4 प्रकार हैं अव्यय के, उसमें एक क्या, क्रिया विशेषण। हमें इसमें क्रिया विशेषण का ही काम है। क्रिया विशेषण यानी कि प्रतिदिन। अब प्रतिदिन को आप समझ लीजिए, आप अव्यय को अपने आप समझ जाएंगे। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, प्रतिदिन में कोई चेंज नहीं आया। हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, प्रतिदिन में कोई चेंज नहीं आया। हम में इधर चेंज आया, इधर क्रिया में चेंज आया। वे सब प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, फिर से प्रतिदिन में कोई चेंज नहीं आया। यानी कि अव्यय क्या होते हैं, जिनके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहते हैं, नो चेंज। अब अव्यय को समझना फिर आपके लिए थोड़ा इजी होगा। अव्यय का अर्थ क्या है? अव्यय का अर्थ है आ प्लस व्यय, यानी कि जो व्यय नहीं हो, अर्थात जिसका स्वरूप सदा एक रहे, वही है अव्ययभाव समास। इसकी 2 शर्तें। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है और वह अव्ययभाव समास कहलाता है। पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। इसमें मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स देके और आपको क्लियर करूंगी। जहां पूर्व पद अव्यय नहीं होता वहां द्वितीय पद अव्यय होता है। कहीं कहीं आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं है, मैंने देख लिया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहां द्वितीय पद अव्यय होता है और समास बनने पर फिर पूरा समास पद अव्यय बन जाता है, यथा विधि के अनुसार। ठीक है, गली गली हर गली। अब इसकी थोड़ा पहचान समझ लीजिए कि इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। कुछ क्रिया विशेषण 2 भिन्न क्रिया पदों के मेल से बनते हैं, जैसे उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते। ठीक है, एक तो ये हो गए 2 भिन्न क्रिया पद के मेल। ये 2 भिन्न क्रियाएं हैं ना, उठते अलग क्रिया है, बैठते अलग क्रिया है, खाते अलग क्रिया है, पीते अलग क्रिया है, आते अलग क्रिया है, जाते अलग क्रिया है। तो आपके पास जो अव्यय भाव है वो कितनी तरह के हैं वो मैं बता रही हूं आपको। तो एक तो कुछ 2 भिन्न क्रिया पदों के मेल से बनने वाले, एक तो ये है आपके पास अव्यय भाव, एक तो ये है आपके पास। दूसरे ये आ, यथा, प्रति, भर, निस, बा, बे आदि उपसर्गों से बनते हैं। एक दूसरी तरह से ये है आपके आजीवन, ये दिख रहे हैं आप, आजीवन, और इसका जब आप विग्रह करेंगे तो लिखेंगे जीवन भर। फिर यथा का देख लो, यथा संभव, जितना संभव हो।
प्रति का देख लो, प्रतिदिन। ये देखो, ये सारे आपको ये जो मैंने बताया ना कि ये जो इसके शब्द हैं, जो अव्यय शब्द हैं, ये आ, यथा, प्रति, भर, निस, बा, बे, इन सब आदि यानी कि और भी हैं, उपसर्गों से बनते हैं। अब इसके बाद अगला देख लो, प्रति प्रतिदिन, भरपेट पेट भरकर, फिर निस्संदेह, फिर बाइज्जत इज्जत के साथ, बेवजह वजह के बिना। यानी कि ये जितने भी शब्द हैं, जीवन, संभव, दिन, पेट, संदेह, इज्जत, वजह, इन सब में ये उपसर्ग लगे हैं और जिसकी वजह से ये अव्यय शब्द बन चुके हैं। इनके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इनका विग्रह करते हुए हम इस तरीके से उनका विग्रह करते हैं आजीवन, जीवन भर। तो आपके पास तो एक तो ये तरीके के आ गए अव्यय भाव उठते बैठते, एक ये तरीके के आ गए आपके पास जिनमें आगे उपसर्ग लगे हुए हैं। अब एक और देख लो, एक जैसे शब्दों के जोड़े वाले शब्द, एक जैसे शब्दों के जोड़े, जैसे पल पल, घड़ी घड़ी, नगर नगर, कण कण, इनका विग्रह कैसे होगा? हाथ के हाथ मेरे साथ ही लर्न करते जाओ। पल पल यानी कि हर पल, इस तरीके से विग्रह होगा। घड़ी घड़ी, हर घड़ी, नगर नगर, हर नगर, कण कण, हर कण, प्रतिकण। तो इस तरीके से आप जरा इसको साथ के साथ लर्न करेंगे तो थोड़ा आपको लर्निंग का भी काम हो जाएगा। अब आगे देख लो जरा। अब एक और तरीके के हैं अव्यय, एक जैसे शब्दों के बीच में औ जोड़कर बने शब्द, जैसे कि रातों रात, और विग्रह होगा इसका रात ही रात में। कानों कान, कान ही कान में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, बीचों बीच, बीच ही बीच में। ये औ लगा के, अब देख रहे हैं, औ, रातों, कानों, दिनों, बीचों। तो इस प्रकार 4 तरीके के हमारे पास अव्यय आ गए। और ये अब मेरे ख्याल से आपको अव्यय भाव समास में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं अगला आपका प्रकार ले रही हूँ, तत्पुरुष समास। इसका दूसरा पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद संज्ञा होता है और उसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक कोई एक विभक्ति अवश्य होती है। इसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त। एक तो आप कर्ता हटा दीजिए, कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह जो है आपके, एक तो कर्ता भूल जाइए और एक सबसे नीचे वाला संबोधन भूल जाइए। अब इसकी पहचान थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको फिर जो मैंने अभी ये ऊपर वाली लाइन बोली, आपका कंफ्यूजन सारा खत्म हो जाएगा। सुनिए ध्यान से। समास विग्रह करते समय, यानी कि जब आप विग्रह करते हैं, मुख्य काम तो आपका ये है, आप विग्रह करते हैं। समास विग्रह करते समय एक तो कर्ता यानी ने और संबोधन यानी कि हेरे, इसको छोड़ के बाकी जितने भी आपके कारक चिन्ह हैं वो आपको याद रखने हैं। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, काकी के संबंध काकी के, और आपका ये संप्रदान में पेपर, इनको देखकर इस समास को आसानी से आप पहचान सकते हैं। ये जो कारक चिन्ह है ये आपको ये दिखाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक है। और ये देखिए, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। अब एक एक आप कारक चिन्ह के साथ जोड़ते जाइए, लेते जाइए। सबसे पहले है को, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। फिर कबीर रचित, कबीर के द्वारा रचित। अब आपको जो कारक चिन्ह है वो थोड़े पता होने चाहिए ध्यान से, क्योंकि कर्ता ने तो हमने छोड़ दिया, फिर कर्म को, फिर करण से। अब ये जो से है इसका मतलब है करण, इसका मतलब है द्वारा। एक से आपके पास यहां पे भी है, लेकिन ये है अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये है द्वारा के अर्थ में ये वाला से, और ये है अलग होने के अर्थ में। अब ये काकी के है, ये संबंध के अर्थ में है, ये इस तरीके से। तो ये आपको जरा अगर थोड़ा सा क्लियर हो तो अच्छा है। ठीक है। अब इसको एक एक एग्जाम्पल जरा इसके समझते जाइए। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। कबीर रचित, कबीर के द्वारा रचित। रसोई घर, रसोई के लिए घर। धनहीन, धन से हीन। अब ये वाला जो धन से हीन है ये अपदान वाला है से। राजकन्या, राजा की कन्या। फिर वट वृक्ष, वट का वृक्ष। फिर ये वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इसमें से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें इधर आप देखिए कि तत्पुरुष समास के विग्रह में ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। सबसे पहला तो यह है कि तत्पुरुष समास करते समय प्रथम पद के विभक्ति चिन्ह के साथ उसके अर्थ को भी स्पष्ट करने वाले अन्य शब्दों का भी लोप होता है। जैसे अगर ये आता है दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इसमें जब आप समास पद बनाते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ में हटाएंगे,
आप डूबा हुआ बड़ा भी हटा देंगे, दही बड़ा, डूबा हुआ मतलब ये जो अन्य शब्द ये सारे हट जाएंगे, दही बड़ा ही रह जाएगा। या जैसे बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, तो सिर्फ ये से के द्वारा है, जैसे ये है ना करम को करण से, ये से के द्वारा वाला है, तो से खींची जाने वाली, ये इससे संबंधित जो जितने शब्द हैं ये सब हट जाएंगे और आ जाएगा बैलगाड़ी। इसको जरा एक बार और समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास करते समय प्रथम पद के विभक्ति चिन्ह के साथ उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले अन्य शब्दों का भी लोप होता है। अन्य शब्द हैं जैसे दही में डूबा हुआ वड़ा, तो में ही सिर्फ लोप नहीं होगा, डूबा भी लोप हो जाएगा, हुआ भी लोप हो जाएगा, तो दही वड़ा आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ये अलुक तत्पुरुष समझ लीजिए। अलुक तत्पुरुष में विग्रह करते समय विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे मृत्युम, ये आप देख रहे हैं माँ, इसको एज इट इज ही मृत्युंजय एज इट इज ही आ जाएगा ये। ठीक है, विश्वम प्लस भर, विश्वम्भर, ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, ये संस्कृत का तरीका है, ये संस्कृत का स्टाइल है। द्वितीय विभक्ति है लेकिन समास होने के बावजूद ये ज्यों की त्यों है, क्योंकि ये संस्कृत में तत्पुरुष समास के उदाहरण है। लेकिन जब ये बात हिंदी की आती है तो फिर हम यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। अलुक तत्पुरुष का हिंदी में समास विग्रह करने पर इनमें विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो आपने लगाया नहीं, मृत्युंजय, मृत्युम प्लस जय, मृत्युंजय, ये संस्कृत में हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन जब बात हिंदी की आती है तो मृत्यु को जीतने वाला, यानी कि हम यहाँ पे कारक चिन्ह लगाते हैं, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, और ये है आपका कर्म तत्पुरुष। इसी तरीके से विश्व को पालने वाला विश्वम्भर, ये है आपका कर्म तत्पुरुष। अब ये है नए तत्पुरुष। नकारात्मक अर्थ में तत्पुरुष समास होता है जिसे नए तत्पुरुष कहते हैं। इसमें पहला पद अभाव को दर्शाता है, इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं आता, जैसे अनहोनी, ना होनी, इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। अब इसको जरा थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए। नए तत्पुरुष में शब्दों के आरंभ में नकारवाची आ तथा अन उपसर्ग लगा होता है। जैसे ये आ दिख रहा है आपको, आ, फिर ये अन, अन, आ, और इसके सामने जो है ये सारे अनर्थ, ना अर्थ, अन्याय, ना न्याय, अनादर, ना आदर, अज्ञान, ना ज्ञान, अस्थिर, ना स्थिर। ठीक है, तो नकारात्मक अर्थ में भी तत्पुरुष समास होता है जिसे नए तत्पुरुष कहते हैं। इसमें पहला पद अभाव को दर्शाता है और ये आपका पूरा पहला पद है जो अभाव को दर्शा रहा है, और इसकी जगह आपने लिख दिया ना, आ की जगह लिख दिया ना। अनर्थ, ना अर्थ, अनर्थ क्या है? जो अर्थ नहीं है। अन्याय क्या है? जहां न्याय नहीं है। अनादर क्या है? जहां आदर नहीं है। अज्ञान क्या है? जहां ज्ञान नहीं है। अस्थिर क्या है? जो स्थिर नहीं। तो इस तरीके से ये नयन तत्पुरुष भी है। इसके बाद दिगु, ये इजी है थोड़ा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे दिगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। पहला पद संख्यावाची हो, इसकी यही पहचान है। इसकी पहचान जरा एक बार और समझ लीजिए। समस्त पद के पहले पद में, आपने देखा पहला पद संख्यावाची है, समस्त के पद के पहले पद में संख्या 2, त्रि या ती, चौ या चव, पंच या पच, षड या षड, सप्त या अष्ट या अठ, नव, नौ, दश, शस्त, शहद, इन सब संख्याओं को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये द्विगु समास है। देखकर इस समास को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो सारी संख्याएं हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, ये मैंने संख्याओं के साथ ही इसी सीक्वेंस में ही इसको लिख दिया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, शत, सहस्त्र, 700। अब ये लिखे किस तरह से होंगे? जो आपके समस्त पद होंगे, ये देखिए, दोरंगा, दो रंगों का समाहार। तो आपको याद क्या रखना है? याद एक तो आपको समाहार, जब विग्रह करेंगे तो 2 वर्ड इसमें जरूर आएंगे, या तो समाहार या तो समूह। ये 2 वर्ड आपको कख लेने हैं, रट लेने हैं, समाहार और समूह। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। एक इधर आपका पहला पद ये संख्यावाची होगा, ये श्योर है। ठीक है, तो दोरंगा, 2 रंगों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समूह, चवन्नी 4, पंच 5, षड 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, 10 शताब्दी यानी कि 100, सहस्त्र यानी कि 1000, सत्सई यानी कि 700। और फिर आप इसको, जैसे ये सत्सई है तो 702 का समूह। इस तरीके से आप पूरा उसको लर्न कर लेंगे।
फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बच्चों यहाँ दोनों पद प्रधान है। इस समास के समास पद के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ये ध्यान रखना, योजक चिन्ह होता है। और समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और अथवा या आदि समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं। ये शुरू में मैंने आपको बताया ना क्रिया उसके 4 प्रकार अव्यय के। यहाँ देखिए यह समुच्चय बोधक शब्द काम आ रहा है आपको, और अथवा या आदि समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं, इसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसकी पहचान जरा समझ लीजिए। समास विग्रह में और या अथवा देखकर इस समास को हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें कई बार योजक चिन्ह नहीं भी होता और शब्दों को जोड़कर लिख दिया जाता है, जैसे सीताराम, भीम अर्जुन आदि। ठीक है, तो हमने अब इसमें द्वंद्व समास में क्या समझा, दोनों पद प्रधान, और दूसरा हमने पॉइंट समझा समास पद के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, और जब हम विग्रह करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो और अथवा या ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं। आप समुच्चय बोधक भूल जाएं तो भी कोई बात नहीं, अव्यय भूल जाएं तो भी कोई बात नहीं। आपको जो याद रखने के शब्द हैं वो है और अथवा या। और जब आप समास पद बनाएंगे तो आपको याद रखने का क्या है, योजक चिन्ह। तो आपको ये याद रखना है। अब जरा इधर आ जाइए जरा। उदाहरण बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। माता पिता, यहाँ देखो समास पद है तो योजक चिन्ह दिख रहा है, और यहाँ पे विग्रह है तो और दिख रहा है। ठीक है, अब जरा कर्मधारय समास ले लीजिए। जिस समास के पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस प्रकार यह दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, इसमें दूसरा पद कमल है, ये कमल प्रधान है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, यहाँ पे चरणों की तुलना कमल से की गई है, उपमेय और उपमान का संबंध है। अमृतवाणी, अमृत के समान वाणी, वाणी की तुलना अमृत से की गई है, उपमान उपमेय का संबंध है। ठीक है, यहाँ पे अब ये कर्मधारय में ये 3 तरीके के आप याद कर लो। इसमें आपके 3 तरीके के आएंगे। एक तो विशेषण विशेष्य के रूप में आएगा, एक उपमेय उपमान के रूप में आएगा, एक उपमान उपमेय के रूप में आएगा। अब तीनों का अगर एक एक एग्जाम्पल भी आप साथ में याद कर लो तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाए। आपका नील कमल, नीला है जो कमल, तो है जो याद रखो वर्ड है जो, कर्मधारय में है जो। फिर चरण कमल है, रूपी वर्ड याद रखो, चरण रूपी कमल। ठीक है, ये उपमेय उपमान है। अब जहां अमृत के समान वाणी, यहाँ पे उपमान उपमेय है। अब जरा 1 सेकंड लगेगा, ऊपर ये देख लो उपमेय क्या है, उपमान क्या है। जिसके संबंध में बात की जा रही है वो उपमेय है, और जिसे तुलना की जा रही है वो उपमान है। यानी कि जो मुख है, जब बात चंद्रमुख की होती है तो जो मुख है वो उपमेय है, और जो चंद्रमा है वो उपमान है। जिसे उपमा दी जा रही है, जिसे कंपेयर की जा रही है, जिसे तुलना की जा रही है, वो उपमान है। ठीक है, अब इसकी पहचान एक बार 1 सेकंड में समझ लो। विशेषण विशेष्य वाले समास पदों का विग्रह का समय है जो मैं आपको बोल रही हूँ है जो याद रखो। फिर ये उपमेय उपमान वाले समास पदों का विग्रह का समय रूपी याद रखो। और फिर उपमान उपमेय वाले समास पदों का विग्रह करते समय के समान का प्रयोग किया जाता है, और इन तीनों से इस समास की पहचान आसानी से की जाती है। अब ये सारे मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं, इनको आप जरा अच्छे से पढ़ लो और इनको अच्छे से रट लो, ताकि आपको इनके समान कोई भी एग्जाम्पल मिले तो आप अच्छे से कर पाओ। यहाँ वीडियो थोड़ा पॉज करके इसको पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं आगे चल रही हूँ। बहुव्रीहि समास, जिस समास से बना समास किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, और जिस तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं यही तीसरा पद प्रधान होता है। अब बच्चों ये एक ऐसा समास है जहां पे तीसरा पद प्रधान है। ये दोनों खुद प्रधान नहीं होते हैं, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे को प्रधान करते हैं, देखो जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। ठीक है, यहाँ पे नीला ना तो प्रधान है ना कंठ प्रधान है, ये दोनों मिलके तीसरे को प्रधान कर रहे हैं, और वो है शिव जी। सुमुखी, सुंदर है मुख जिसका अर्थात कोई सुंदर स्त्री। श्वेतांबरा, श्वेत है यानी कि सफेद है वस्त्र जिनके अर्थात मां सरस्वती। पहचान इसकी यही बच्चों इसकी पहचान है कि इसके समास पद से किसी तीसरे पद का पता चलता है। जैसे घनश्याम यानी कि घन के समान जो हैं काले, वो श्री कृष्ण। श्याम मतलब काले, घन मतलब बादल। गज यानी कि हाथी, आनन यानी मुख, हाथी के समान जिनका मुख है अर्थात गणेश जी। तो इस तरीके से ये 2 पद मिलके किसी तीसरे को प्रधान करेंगे तो वही है आपका बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी। पीतांबर, पीले हैं अंबर यानी वस्त्र जिनके अर्थात श्री कृष्ण जी। अब जो ये कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, थोड़ा सा अंतर है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया बच्चों।
कर्मधारय, जैसे मैंने आपको एक शब्द एक ही लूंगी मैं और आपको दोनों का विग्रह बताऊं। जैसे मैंने नीलकंठ ले लिया, ठीक है, तो नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव जी, ये बहुव्रीहि समास। और नीलकंठ, नीला है जो कंठ, बस है जो जब मैंने लगा दिया तो कर्मधारय, और जब मैंने जिनका लगा दिया तो बहुव्रीहि। इसको एक बार और समझ लीजिए, देख लीजिए इसको। समास पद के विग्रह में है जो आए तो कर्मधारय, और जिनका, जिसका, जिनका, जिसकी, जिनकी, जिसके, जिनके आए और तीसरे पद की ओर संकेत करें तो बहुव्रीहि। एक बार एग्जाम्पल भी देख लीजिए इसका। जैसे श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, है जो आ गया कर्मधारय। श्वेत है अंबर जिनके अर्थात अंबर यानी कि वस्त्र, श्वेत है वस्त्र जिनके अर्थात जैन मुनि, तीसरे पद को प्रदान कर रहे हैं बहुव्रीहि। एक एग्जांपल और समझ लीजिए। कमल नयन, कमल के समान नयन, के समान आ गया हमारा है जो है, रूपी है, के समान, ये 3 शब्द अभी हमने डिस्कस किए। के समान है तो कर्मधारय। फिर कमल के समान नयन है जिनके, फिर से जिनके आ गया अर्थात विष्णु जी, तीसरे पद को प्रदान कर रहे हैं, ये बहुव्रीहि। अब जो 1 मिनट लगेगा, फटाफट एक पुनरावर्तन सा कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये प्रकार है द्वंद्व समास, इसमें और या होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। द्विगु, प्रथम पद संख्यावाची होता है, इसमें समूह संभार का प्रयोग होता है। चौराहा, 4 राहों का समूह। अव्ययभाव, अव्यय पद होता है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। एक ये होता है यथाक्रम, यानी कि जो उपसर्ग लगा के, फिर बातों बात औ लगा के, बाती बात में, फिर पल पल, जोड़े जैसे शब्द, हर पल। फिर कर्मधारय, जिसमें जो, रूपी, के समान, ठीक है। ये इस तरह से नील गाय, नीली है जो गाय, है जो, रूपी, के समान, इसमें ये एक है लिखना रह गया लगता है जो। बहुव्रीहि, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण जी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको समास समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।